हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की समितियां और संविधान का निर्माण। देखिए, भारत का संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है जिसमें कई देशों के संविधानों को पढ़ा गया था और इतना बड़ा संविधान निर्मित करने के लिए भारत एक बहुत विविधता वाला देश है, जहाँ पर हर एक वर्ग, हर एक समुदाय यानी कि कई विविध प्रकार के धर्म के लोग, नरजाति समूह और इतने प्रकार के कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। उन सबको संविधान में बराबर अहमियत और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके, इसलिए इस संविधान को बनाने के लिए हमारी संविधान सभा ने बहुत गहन अध्ययन किया। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, जहाँ से अच्छी बातें ली गई। उन पर भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ें हमने प्रेरणा स्वरूप ली। आज के इस क्लास में हम संविधान सभा की समितियों पर बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए संविधान सभा ने कई समितियों का निर्माण किया था, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं। उन पर हम बात करेंगे और उनके अध्यक्षों पर। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ ही इसी क्लास में हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण के अलावा संविधान सभा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय और लिए थे इस दरमियान। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आज की ये क्लास विशेष करके तथ्य से भरी हुई क्लास है, यानी फैक्चुअल क्लास है, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की समितियों पर। तो देखिए, 8 बड़ी समितियां थीं, और छोटी समितियां थी तमाम। कुछ 8-10 हम महत्वपूर्ण छोटी समितियों पर भी बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे आते हैं कि समिति का नाम और उसके अध्यक्ष का नाम मैचिंग करने के लिए, या फिर सीधे अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। तो कौन सी 8 बड़ी समितियाँ थी, सबसे पहले हम उनको दर्ज कर लेते हैं। देखिए, 8 समितियों में सबसे पहली समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। दूसरा जो समिति है, एक है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, और एक है राज्यों से संबंधित समिति। चौथी जो है राज्यों से संबंधित, या राज्य समिति भी आप इसको कह सकते हैं। राज्य से समझौता करने वाली समिति, कई नाम आ सकते हैं। राज्यों से संबंधित समिति। जो 5वीं सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो है नियम एवं प्रक्रिया। नियम एवं प्रक्रिया समिति। और 6 है संचालन समिति। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये संचालन समिति है, कार्य संचालन समिति नहीं है। कार्य संचालन समिति एक छोटी समिति थी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये संचालन समिति है। और 7वीं जो सबसे बड़ी समिति थी वो थी मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकार, इसमें कई चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति। परामर्शदात्री समिति, सलाहकार समिति, ये एक बहुत बड़ी समिति थी। इसके अंतर्गत एक्चुअल में 5 उप समितियाँ थी, लेकिन 2 आपको जरूर जाननी है। तो इसमें हम 2 और उप समितियों की बात करेंगे। इसी के अंतर्गत 2 उप समितियाँ भी हैं, इन पर भी हम बात कर लेंगे। तो इसमें एक है उप समितियाँ, तो इसमें 5 हैं, लेकिन 2 के नाम आपको जानने हैं। एक मौलिक अधिकार और एक अल्पसंख्यक। देखिए, इसमें 5 चीज़ें थी, तो उस पर हम बात कर लेंगे अभी। और 8वीं जो समिति है वो है प्रांतीय संविधान। प्रांतीय
प्रांतीय संविधान समिति। ये 8 बड़ी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष आपको मालूम होने चाहिए। देखिए, जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति है और सभी को पता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यानी ये प्रारूप समिति को भी हम अलग से डिस्कस भी करेंगे। तो प्रारूप समिति के यहाँ पर हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन किस समिति का अध्यक्ष है। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर अंबेडकर, ये अध्यक्ष हैं। इसमें इसको अलग से भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे। हर एक समिति में मेंबर हैं, लेकिन हर एक समिति के मेंबर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रारूप समिति के आपके 7 मेंबर हैं टोटल, अध्यक्ष को मिला करके उसको आपको जानना है। तो प्रारूप समिति को हम यहाँ पर अलग से डिफाइन कर लेंगे। प्रारूप समिति एक बहुत प्रमुख समिति है। इसका कार्य था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना और इसीलिए जो है डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर को मिला करके प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। इसका काम क्या था, पहले इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था प्रारूप पर विचार करना, विचार विमर्श करना। जो संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता था उस पर विचार विमर्श कौन करता था? प्रारूप समिति करती थी। और इसका जो गठन है ये कब बनाई गई थी? तो ये आज़ादी के बाद में बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ये डेट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो ये आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? सदस्य थे 7, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष को मिलाकर। ऐसा नहीं होगा कि अध्यक्ष को मिला करके 8 नहीं होंगे, अध्यक्ष को मिला करके टोटल 7 लोग ही थे। और वो 7 लोगों के नाम आपसे कई बार पूछे गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य था अथवा नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन 7 लोगों के नाम आपको ज़रूर ही याद होने चाहिए। ये पूरी तरीके से क्लास फैक्ट पे आधारित है, इसमें समझने से ज़्यादा आपको फैक्ट याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 7 लोग हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता ही है डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर, और ये हैं अध्यक्ष। ये इस समिति के अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इसमें जो अन्य लोग थे, अन्य जो लोग थे वो 6 लोग, उनके नाम आपको याद रखने हैं। टोटल 7 लोग। देखिए कौन कौन थे इसमें। तो एक लोग थे N गोपाल स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर। दूसरे व्यक्ति थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और अगले जो सदस्य थे वो थे N माधव राव। और छठे और 7वें नंबर पे थे, छठे नंबर पे थे TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। और 7वें नंबर पे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देखिए ये 7 लोगों के नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे और याद आपको रखना है। नाम बार बार आप पढ़ेंगे, नाम आपको याद हो जाएंगे। और जब ऑप्शन एलिमिनेट करने को आएगा तो कुछ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक संकेत बता दूँ कैसे आप इनको समझ पाएंगे। जैसे बहुत से नाम दिए होंगे
इसमें देखिए कुछ खास चीज़ देखें। डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो आप भूलेंगे ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो आपको पता ही है, संविधान निर्माता हैं। और क्यों है? क्योंकि ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति जो है इन सभी समितियों में एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें देखिए जो ये 6 नाम हैं, ये 6 नाम, इनको आप कैसे याद रखेंगे? 7वां नाम जो एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, आपको याद रखना है। एक ही मुस्लिम कैंडिडेट प्रारूप समिति में थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये जो 2 लोग हैं, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी, ये शुरुआत में प्रारूप समिति में नहीं थे। बाद में 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जो हैं BL मित्र, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनकी जगह एन माधव राव आए थे। तो यहीं पर आप नोट कर लेंगे ये किसकी जगह पर आए थे? BL मित्रा, BL मित्रा की जगह इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और टी कृष्णामाचारी जो हैं वो DP खेतान की जगह आए थे। DP खेतान की जगह इन लोगों ने, DP खेतान की जो है मृत्यु हो गई थी, इस वजह से ये स्थान रिक्त हो गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन किसके स्थान पर आया था। तो एन माधव राव पहले नहीं थे, ये BL मित्रा की जगह आए थे। क्यों? क्योंकि BL मित्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया था। और टी कृष्णामाचारी जो हैं वो DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनकी जगह पर आ गए थे। तो फाइनल ये 7 मेंबर हैं, और प्रारंभ में 2 ये लोग थे। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है, देखिए जो 2 से लेकर 6 तक के नंबर हैं, 6 लोग, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी। इनमें एक कॉमन चीज़ आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है, आप कैसे ऑप्शन निकाल लेंगे कि कौन सा इसमें सही होगा या नहीं होगा। देखिए ये सब आप अगर भगवान कृष्ण को जानते हैं, भगवान कृष्ण के बहुत से नाम थे, तो आप देखोगे सभी नाम में भगवान कृष्ण का नाम जरूर आया है। एन गोपाला स्वामी, गोपाल भगवान कृष्ण को कहते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर प्रारूप समिति में थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी, कृष्ण भी भगवान कृष्ण का ही नाम है, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तो नाम ही उनका है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो कन्हैया जो है कृष्ण का ही नाम है। यहाँ पर भी देखिए एन माधव राव, माधव जो है वो कृष्ण को ही कहा जाता है, सभी को पता होगा, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो ज़रूर जानते होंगे। माधव कृष्ण भगवान को कहते हैं। और टी कृष्णामाचारी, फिर से कृष्ण जो है। तो जितने भी इसमें मेंबर हैं वो सब भगवान कृष्ण के पर्यायवाची जो नाम हैं वही इनके हैं। बस 2 मेंबर आपको याद रखना है, वो भी जो है ईश्वर या भगवान से जुड़े हुए नाम हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, अम्बे जो है एक देवी को भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। और यहाँ पर भी देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाह से संबंधित है, यानी ये भी ईश्वरीय नाम है। तो सभी, और 2 नाम जो ईश्वरीय नहीं थे, जो भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं थे, BL मित्रा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और DP खेतान, ये भी कृष्ण से संबंधित नहीं थे, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको ऐसे याद रख सकेंगे आप। तो ये जो है 7 लोग किस में थे? ये 7 लोग प्रारूप समिति में थे। प्रारूप समिति क्या कार्य करती थी? ये प्रारूप पर विचार करती थी, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब जो और बड़ी समितियां हैं, ये पहली समिति थी प्रारूप समिति, दूसरी है संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। देखिए भारत एक संघ है, आपको पता है, और संघ में जो केंद्र सरकार होती है वहाँ पर एक प्रधानमंत्री होता है। तो आपको पता है कि भारत संघ का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी से आप रिलेट कर ले जाइए कि जो संघ भारत बना, तो संघ के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो संघ से संबंधित जितनी समितियां थी संविधान सभा में, उनमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो एक थी संघीय शक्ति समिति और एक थी संघीय संविधान समिति। तो इन दोनों के ही अध्यक्ष जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही समितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। अब देखिए जब संघ के अध्यक्ष वही थे, तो राज्यों से संबंधित जो समिति थे उसके भी अध्यक्ष वही थे, क्योंकि संघ और राज्य के बीच में संबंध अच्छे हों, इसीलिए जो संघ का काम देख रहा है
वही राज्य से समझौता भी करेगा। तो इनके भी अध्यक्ष जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जवाहरलाल नेहरू। ये बड़ी बड़ी समितियों की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण समिति हैं जिनके बगैर काम ही नहीं हो सकता था। नियम एवं प्रक्रिया, कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून या प्रक्रिया पहले डिसाइड की जाती है, और एक संचालन यानी कार्य उसका संचालन भी होना चाहिए। तो ये दोनों काम महत्वपूर्ण व्यक्ति करता है। नियम बनाने का काम जो है वो राजा करता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, यानी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि वही भारत के राजा थे, और उनका नाम भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैं बातें बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं था कि उनका नाम जो है राजेंद्र प्रसाद था इसलिए समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। नियम कौन बनाता है? राजा बनाता है। प्रक्रियाएं कौन बनाता है? जो मेन यानी राजा होता है। और संचालन भी वही करवाता है। इसीलिए जो है इन दोनों समितियों के नाम जो है आप याद रखेंगे कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर मैं फिर जो है दोहराना चाहूँगा कि ये जो संचालन समिति है इसी से संबंधित नाम एक और आएगा, कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति दूसरी समिति थी, ये सिर्फ संचालन समिति है। अब जब कार्य संचालन अभी छोटी समिति में उसका नाम हम रखेंगे, वहाँ पर डॉक्टर के.एम. मुंशी का नाम अध्यक्ष के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए दो समितियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। जैसे आपने ऊपर देखा था कि संघ के संविधान के लिए एक समिति थी, वैसे ही प्रांतों के संविधान के लिए भी एक समिति है। और ये सबसे महत्वपूर्ण एक समिति है जिसमें 4-5 चीज़ें रखी गई थी। एक तो मौलिक अधिकार थे, इसमें देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यकों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित, यानी कि ये 4-5 चीज़ें थी। इनसे संबंधित जो समिति थी सलाहकार समिति यानी परामर्शदात्री समिति, उसके जो है अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ये जो सलाहकार समिति है, सलाह बड़े भाई से लोग लेते हैं कि क्या सलाह दीजिए क्या करें, तो सरदार वल्लभ भाई यानी वो हमारे बड़े भाई हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो बड़े भाई हैं। इसीलिए जितनी भी सलाहकार समिति हैं ये मौलिक अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यक, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्र, इनसे संबंधित सलाहकार समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें किसका नाम रखेंगे? सरदार पटेल। मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लिख लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत 2 उप समितियां भी बनाई गई थी। 2 क्या 5 उप समितियां थी, लेकिन 2 के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार एक बड़ा टॉपिक था और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है एक बड़ा टॉपिक था। तो इसके लिए इसमें अलग उप समितियां बना दी गई थी जो इसी समिति के अंतर्गत काम करती थी। तो मुख्य रूप से तो जो है इसके टोटल के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, लेकिन जो उप समितियाँ बनाई गई थी उसके अध्यक्ष अलग हुआ करते थे। तो कभी प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं उप शब्द तो नहीं लगा है, यानी कि अगर आ जाता है क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक करिएगा। लेकिन अगर वहीं मौलिक अधिकारों की उप समिति लगा दे, उप समिति, तो फिर अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हैं, एक है मौलिक अधिकार उप समिति, समिति के अंदर जो दूसरी समिति थी ये, और एक अल्पसंख्यकों से संबंधित अल्पसंख्यक उप समिति। अगर उप समिति ना हो तो आप सरदार पटेल को टिक करेंगे। तो मौलिक अधिकार से जो उप समिति थी वो थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी वो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। और प्रांतों का संविधान से संबंधित समिति, इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत से यहाँ पे प्रांत थे, बहुत सी रियासतें थी भी, और वहाँ पर जब रियासतों को प्रांतों का विलय यानी एक में एकीकृत करने की बात आती है तो सरदार पटेल का नाम वहाँ पर आता है। तो प्रांतों से संबंधित जो संविधान
की समिति थी, वहाँ पर भी सरदार पटेल का नाम आप याद रखेंगे, सरदार पटेल। कुछ भी आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा दिमाग लगाने की, ना तो कोई बड़ी ट्रिक बनाने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे। अगर इस चीज़ को आपने किसी चीज़ से रिलेट कर लिया, जैसे कि प्रारूप समिति तो सभी को पता है, डॉक्टर अम्बेडकर, संघ से संबंधित समितियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, तो राज्य से संबंधित भी उन्हीं के पास थी, और नियम, संचालन, प्रक्रिया, झंडा समिति यानी ध्वज समिति, वो सब राजेंद्र प्रसाद के पास में थी, क्योंकि राजाओं का यही काम है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्र, सरदार पटेल, और इन्हीं की उप समितियाँ जो थीं, तो मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक में SC मुखर्जी, और प्रांतीय संविधान संबंधी जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। तो ये हमने 8 बड़ी समितियों की बात की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम कुछ छोटी समितियों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, छोटी समितियों में भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हैं तो बहुत ज़्यादा, कुछ 6, 7, 8, उसमें भी हम मुख्य वाली पढ़ लेंगे जो पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं आपसे। जैसे कि सबसे पहले एक है समिति, छोटी समितियों में अगर हम बात करेंगे, छोटी समितियां, तो इसमें एक समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन, इसको सबसे पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि संचालन समिति आपने पढ़ा, और अक्सर जो है यहाँ पर गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत थी, और जो कार्य शब्द लगा दिया गया, तो कार्य अक्सर मुंशी लोग करते हैं, यानी राजा महाराजा लोग कार्य नहीं करते हैं, कार्य वो अपने मुंशी से करवाते हैं। तो यहाँ पर KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी, KM मुंशी, ये अध्यक्ष थे इसके। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद के पास में 2 और समितियां थीं। अभी ऊपर हमने 2 बात कर ली, नियम प्रक्रिया की और संचालन की। 2 समितियां थी, एक थी स्टाफ और वेतन भत्तों संबंधित जो है समिति थी, तो आपको पता है स्टाफ रखना, उसका वेतन देना, इस तरह का काम राजा महाराजा का ही, यानी जो मालिक है तो राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज, झंडा फहराने का काम भी जो है, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जो राजा होता है, वही करता है सबसे पहले। तो राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा समिति जो थी, उसके भी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, टिक करना है आपको। तो दूसरी जो है समिति थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही राजा है ना, तो यही ध्वज फहराएंगे। तीसरा था वित्त एवं कर्मचारी, वित्त एवं कर्मचारी। अब देखिए, कर्मचारी रखना यानी स्टाफ की भर्ती करना, वित्त का प्रबंध करना, ये भी तो राजा ही करेगा, उसी का यही मेन काम है। तो राजेंद्र प्रसाद। एक थी सदन समिति या आवास समिति, सदन समिति, ये भी पूछी गई है। तो सदन समिति यानी आवास समिति, ये पट्टाभी सीतारमैया, जब आपके पास पट्टा होगा तभी तो आप सदन बनाओगे, अपना घर बनाओगे। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और 5वीं एक समिति है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति। S वरदाचारी, इसमें जो व्यक्ति थे अध्यक्ष S वरदाचारी, और S वरदाचारी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, समिति के अध्यक्ष जरूर थे लेकिन ये सभा के सदस्य नहीं थे। और नागरिकता से संबंधित समिति भी इन्हीं के पास थी। एक और समिति थी नागरिकता संबंधी समिति,
ये भी जो है एस वरदाचारी के पास में ही थी, और ये जो है सभा के सदस्य नहीं थे, सभा के सदस्य नहीं थे। पूछा भी जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष तो था, लेकिन वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। एक और समिति है, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल समिति। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, क्रेडेंशियल यानी प्रत्यायक, प्रत्यायक समिति। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी सैयर। और प्रेस दीर्घा समिति, एक और समिति थी, प्रेस दीर्घा समिति, उषानाथ सेन, उषानाथ सेन। तो ये 8 छोटी समितियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, इनके अध्यक्षों के नाम आपको याद रखने हैं, मैचिंग के लिए दिया जा सकता है। तो इतनी ये समितियां थी जो आपको जाननी हैं। अब देखें कि संविधान का निर्माण से संबंधित कौन कौन से प्रमुख बिंदु इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको आपने नोट कर लिया। ये क्लास पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने भी चाहिए संविधान पढ़ने से पहले। तो अगला हेडिंग जो रहेगा वो है संविधान निर्माण से संबंधित, संविधान निर्माण महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य यानी कुछ ऐसी फैक्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है, उसमें तारीखें भी हैं और कुछ गिनतियाँ, नंबर्स और नाम भी हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि संविधान कितने समय में बनकर के तैयार हुआ, यानी संविधान निर्माण में लगा समय। संविधान निर्माण, देखिए समय कितना लगा, समय पे बात करेंगे। तो देखिए समय लगा 2 वर्ष, सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना तो समय लगा है। समय के साथ साथ अध्ययन कितना किया गया, इतना समय क्यों लगा है, तो यहाँ पर 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, पढ़ा गया। तब जाकर के बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने विदेशों के संविधान से भी ग्रहण की हैं और वो अलग से क्वेश्चन, बहुत बड़ा टॉपिक भी बनता है। अब यहाँ पे 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। कितने सत्र हुए, इसकी बैठकें जो संविधान सभा की हुई, तो कितने सेशन हुए, तो कितने सत्र लगे संविधान को बनाने में, तो लगे 11 सत्र। और अंतिम बैठक को अगर मिला लिया जाए तो 12 हो जाएंगे, यानी कि अंतिम बैठक किस दिनांक को हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। अंतिम बैठक मिलाकर 12 सेशन हो जाएंगे, मिलाकर जो है 12 सत्र गिने जा सकते हैं। वैसे तो 11 सत्र आपका सही रहेगा। आपसे क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें खर्च कितना आया था उस समय, तो 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए लगभग इसमें खर्चा उस समय आया था। और प्रारूप पर विचार, जो प्रारूप बना था, प्रारूप पर विचार 114 दिन तक विचार हुआ था उस पर। 114 दिन तक जो है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। और वाचन कितने बार जो है संविधान का वाचन किया गया, तो 3 वाचन हुए इसके, 3 बार इसको पढ़ा गया, तब जाके इसको फाइनल किया गया। तो इसमें समय, अध्ययन, सत्र, खर्चा, वाचन, ये सब कुछ होने के बाद में संविधान कब तैयार हो गया, यानी संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया, कब तैयार हुआ, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए तैयार कब हो गया, हमारा संविधान कब तैयार हुआ, तो आपको पता है
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को संविधान बन करके तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू भी कर दिए गए थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हर वर्ष 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान हमारा तैयार हो गया था। तो तैयार हो गया 26 नवंबर को। क्वेश्चन आता है कि अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत यानी एडॉप्ट कब किया गया, स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार भी जो है 26 नवंबर को ही किया गया है। 26 नवंबर 1949 को ही इसको हमने स्वीकार कर लिया, यानी अंगीकृत, एडॉप्ट कर लिया, आत्मार्पित, स्वयं को अर्पित कर लिया। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग जो है इस संविधान को जो है अपने ऊपर लागू करते हैं, यानी जो है आत्मार्पित करते हैं, अपने को स्वयं को अर्पित करते हैं। तो उसी दिन ये एडॉप्ट यानी अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया गया। अब इसको लागू कब किया गया? तो लागू करने में 2 तारीखें हैं। देखिए, आंशिक लागू यानी कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी। तो अगर आंशिक रूप से आपसे पूछा जाता है तो आंशिक लागू तो इसी दिन हो गया था। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। देखिए, उसी समय बंटवारा हुआ था भारत का, तो बहुत ज़्यादा जो है आवागमन, नागरिकता से संबंधित मुद्दे जो है उसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे। कौन किसका नागरिक है, किस देश का, तो नागरिकता से संबंधित खास करके प्रावधान और कुछ विशेष राष्ट्रपति वगैरह से रिलेटेड, संविधान की अगली डेट कब होगी, कब ये पूरी तरीके से लागू होगा, इस तरह के जो प्रावधान थे वो सब 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे। कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर को लागू हो गए थे। ये पूरी तरीके से नहीं था, इसीलिए इसको आंशिक लागू करने की तारीख कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, यानी पूर्णतः लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और यहाँ पर कई बार आपको बताया भी गया है, आपको पता भी होगा कि आखिर जब 26 नवंबर को बन गया था संविधान और कुछ अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे, तो बाकी पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को जो है क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे ये कारण था कि 26 जनवरी 1930, आप इतिहास में पढ़े होंगे, लाहौर अधिवेशन के बाद में, लाहौर अधिवेशन जब 29 में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में ये निर्णय लिया गया था कि हम 26 जनवरी को हर वर्ष जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में जो है झंडा फहराया गया था, स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और तब से हर वर्ष जो है वो मनाया जाता था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी का महत्व कम ना हो जाए, क्योंकि स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त को मिल गई, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया, तो हम जो पहले से 26 जनवरी मनाते आ रहे थे उसका महत्व ना कम हो जाए, इसीलिए 26 जनवरी को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण करना जरूरी था। तो हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू कर लिया, इसलिए अब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आते हैं। तो ये लागू हुआ, 2 डेटें आपको याद रखनी है इसको। अब देखो, इसको लागू करने से पहले एक चीज़ और है, जब ये तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो यहाँ पर एक अंतिम बैठक भी हुई थी। अंतिम बैठक, यही जो हमने बताई 12वां सत्र जो था, अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर। तो अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर जो है वो इस 26 जनवरी के 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन संविधान पे अंतिम हस्ताक्षर भी किए गए थे। अंतिम हस्ताक्षर संविधान पे, यानी जितने संविधान सभा के लोग थे वो उन्होंने जो है 24 नवंबर 1950 को इस पे हस्ताक्षर करके इसको फाइनल किया और 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को ये लागू कर दिया गया। और यही 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी और इसी दिन जो है वो संविधान सभा को भंग कर दिया गया। अंतिम बैठक हुई, हस्ताक्षर हुए और संविधान सभा भंग कर दी गई। संविधान सभा भंग
कब कर दी गई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार बैठक होकर के संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद में संविधान सभा जो है वो किस रूप में कार्य करती रही? 1952 तक। 1952 जब तक कि हमारे 51-52 वाले इलेक्शन नहीं हो गए और वो इलेक्शन होकर के हमारी नई विधायिका बन करके नहीं आई, तब तक जो है ये अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम करती रही थी 1952 तक। और ये 24 तारीख से जो है संविधान सभा वाला काम जो है इसका समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं, जैसे हमारे संविधान का नाम क्या है? तो हमारे संविधान का नाम जो है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान, ये टाइटल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 393 में दिया है, यानी कि आर्टिकल 393 में ये नाम आया है कि इसका नाम जो है वो भारत का संविधान है। बाकी संविधान में और कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि इस संविधान का नाम क्या होगा, लेकिन आर्टिकल 393 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम आया है। तो इस तरह से ये कुछ निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। जिस समय संविधान बन करके तैयार हुआ था, ये जो 26 नवंबर 1950 की डेट है, इस समय संविधान कितना बड़ा था, यानी संविधान का आकार क्या था? संविधान का आकार का मतलब वो माप नहीं, तो इसमें कितनी थी? एक प्रस्तावना थी, एक प्रस्तावना 301 प्रस्तावना थे, 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये संख्याएं बदल गई हैं, प्रस्तावना तो एक अब भी है, लेकिन अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या घट बढ़ गई है। तो संविधान का ये 26 नवंबर को ऐसा आकार था। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके निर्माण से संबंधित। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के अलावा कुछ और भी चीज़ों को जो है किया था, कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, तो उन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें थी वो? तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लें, जैसे संविधान सभा की मुहर क्या थी? संविधान सभा का प्रतीक मुहर लगाते हैं ना, तो क्या थी? तो उस पे जो है हाथी निशान जो है मुहर के रूप में संविधान सभा ने प्रयोग किया था। अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ से लिखा गया था, पहले पूरा इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी लिखा गया। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया, कैलियोग्राफी की गई उसकी, यानी सुलेख लिखी गई उसकी। और उस समय के बहुत प्रसिद्ध सुलेखक यानी कैलीग्राफर जो थे, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को लिखा। संविधान को बनाना और लिखना, अगर लिटरली बात करेंगे तो लेखन का काम, यानी उसकी सुलेख किसने लिखी थी पूरी अपने हाथ से, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। और संविधान का जो ओरिजिनल संविधान है उसका हर एक पन्ना और कवर जो प्रस्तावना है उनके चारों तरफ बॉर्डर से डिजाइनिंग की गई है, यानी इस तरह से पेज हैं संविधान के पेज 16x22, लगभग 16x22 इंच का पन्ना जो है इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा पन्ना इस्तेमाल किया गया है जो 1000 वर्षों तक जो है उसकी लाइफ मानी जाती है। 16 इंच गुणे 22 इंच का पन्ना जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से बीच में लिखा गया है और बॉर्डर में बहुत खूबसूरत जो है चित्रकारी डिजाइनिंग वगैरह यहाँ की गई है यहाँ। और यहाँ पे जो है इटैलिक यानी तिरछा अक्षरों में अंग्रेजी में बहुत बढ़िया सुलेख से लिखा गया है प्रस्तावना को भी, और हर एक पेज को सजाया गया था
तो वो 2-3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। यानी कि हस्तलेखन किसने किया था, यानी कि सुलेखन, सुलेखक कौन थे, यानी कैलीग्राफर। कैलीग्राफर इसके कौन थे, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। गूगल करिएगा इनका नाम आप, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और देखिएगा ये एक बहुत उस समय के प्रसिद्ध इनका खानदानी काम था सुलेख लिखना, किसी चीज़ को बहुत खूबसूरती से लिखना। तो सुलेखक थे, इनका प्रोफेशन था। और इन्होंने बिना एक भी पैसा लिए संविधान को 6 महीने के अथक परिश्रम से 250-300 पन्नों का ये संविधान लिखा था इन्होंने। और उस समय जो है निब पेन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको इंक में डुबो करके एक एक अक्षर लिखा जाता था। तो बहुत परिश्रम इन्होंने किया और ये सुलेखक थे। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, यानी ये सुलेखक जो थे वो अंग्रेजी संस्करण के थे, अंग्रेजी संस्करण। अंग्रेजी भाषा में हाथ से इन्होंने पूरा लिखा है, हाथ से लिखा, यानी दोनों तरीके से। सुलेख का मतलब ही होता है हाथ से लिखना। और हिंदी संस्करण का जो है दूसरे थे, हिंदी में सुलेखक कौन थे, हिंदी में जो है हिंदी संस्करण जो हाथ से लिखा है वो है बसंत कृष्ण वैद्य उनका नाम था। और ये तो लेखक की बात हो गई। अब डिजाइनिंग जो किया गया है, चाहे प्रस्तावना पेज हो चाहे या कोई अन्य पेज हो, तो सजावट, पेजों की सजावट ये जो है किया है नंदलाल बोस एवं साथी। इनके साथ अन्य लोग भी थे, ब्यूहर वगैरह। तो नंदलाल बोस ये जो है शांति निकेतन के सब कलाकार थे और इनकी टीम थी पूरी। इन लोगों ने जो है पेजों की सजावट की है, प्रस्तावना पेज वगैरह को सजाया है। तो इस तरह से ये 2-4 आपको नाम याद रखने हैं। नंदलाल बोस का नाम पूछा जा सकता है। और इनके साथ में ब्यूहर, एक नाम और याद रख लें, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, कभी नाम ही दे दे विकल्प में, राम मनोहर सिन्हा। 2 लोग याद रखिएगा, नंदलाल बोस एवं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने जो है प्रस्तावना पेज को सजाया था और अन्य पेजों को भी डेकोरेट किया था। अब कुछ अन्य चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपने नोट कर ली। कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा निर्णय किए थे। संविधान सभा के अन्य निर्णय, संविधान सभा के अन्य निर्णय, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाना या राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना। तो इसकी तारीखें आपसे पूछी जाती हैं, तो वो तारीखें आपको याद रखनी है। ये सब निर्णय संविधान सभा के द्वारा ही लिए गए थे। तो कौन कौन सी तारीखें आपको याद रखनी है? राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ये जो है मई के महीने में 1949 में संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी। देखिए राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिन देशों पर कभी न कभी ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा था, जैसे भारत पे। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या अन्य जो देश हैं जहाँ पर ब्रिटेन का शासन रहा था, तो उन्होंने भले वो आज़ाद हो गए लेकिन वो लोग एक राष्ट्रमंडल के रूप में देखे जाते थे। तो पीछे इतिहास में भी आपने पढ़ा था कि अंग्रेज़ जब अपना प्रस्ताव लेकर के आते थे, क्रिप्स मिशन हो या कैबिनेट मिशन हो या अगस्त प्रस्ताव जो भी थे, तो उनमें वो कहते थे कि भारत इस चीज़ के लिए स्वतंत्र होगा कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे अथवा ना रहे। तो
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रमंडल का अगर भारत सदस्य है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन का अब भी हमारे ऊपर अंकुश है, शासन है, हम फिर संप्रभु कहाँ रहे, हम तो राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं, राष्ट्रमंडल। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भारत एक पूरी तरीके से संप्रभु निकाय संविधान सभा बन गई, तब उसके हाथ में ये डिसीजन लेने की शक्ति थी कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे अथवा ना रहे। तो अगर हम किसी भी, जैसे बहुत से ग्रुप हैं, आसियान है, कोई भी है, ब्रिक्स है, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, तो इन सब में भारत मेंबर रहेगा अथवा मेंबर नहीं रहेगा, ये डिसीजन लेने की पावर भारत के पास में ही होती है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत जब चाहे तब छोड़ भी सकता है और चाहे तो उसमें मेंबर रह सकता है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में भारत ने ग्रहण की थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, और प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब किया गया। तो ये जो अंतिम बैठक हुई, इसी में जो है सारे काम किए गए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में हमने ये डिसाइड किया कि राष्ट्रीय ध्वज को हमने स्वीकृति दे दी, राष्ट्रगीत को स्वीकृति दे दी, राष्ट्रगान, और हमने अपना प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने ही चुना था पहली बार। जब 1951-52 में राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हुए, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उसके बाद फिर से एक बार और, यानी कि आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 3 बार राष्ट्रपति रहे। वैसे तो 2 बार गिना जाता है, लेकिन पहली बार संविधान सभा ने जब 2 वर्ष के लिए 1950 में किए गए, तो 51-52 में जब इलेक्शन हुए, तब तक 2 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका जो है अतिरिक्त रहा है, जो चयन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक जो है भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे तो कई राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन 2 बार में 10 वर्ष ही होता है, और इनका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 12 वर्ष है, क्योंकि ये जो है 2 वर्ष के लिए पहले भी थे। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा के अन्य कुछ निर्णय थे जो किए गए, और इसी तारीख को संविधान सभा भंग कर दी गई। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों की एक क्लास थी। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम बात करेंगे कि संविधान सभा पर क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं, जो मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे संविधान सभा पे बहुत से आरोप लगाए जाते हैं आलोचकों के द्वारा। उन आरोपों को हम देखेंगे, उनमें कितनी सत्यता है उसकी पड़ताल करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम उसको किस प्रकार से काट सकते हैं, यानी क्या चीज़ें असलियत में हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।